राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय रामाधार जी वृद्धा आश्रम से जाने के लिए मना कर देते हैं। पूरा वृद्धा आश्रम उनकी इस बात से परेशान था कि यह अपने बेटे और बहू के साथ घर जाने के लिए क्यों मना करते हैं। आखिर सब यही चाहते हैं कि उनके घर परिवार वाले उन्हें वृद्धा आश्रम से ले जाकर घर में रखें, लेकिन एक यह है कि अपने घर वालों को मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैनेजर भी अपने इस वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग व्यक्ति रामाधार जी से यही पूछता है कि रामाधार जी, आज से 3 बार आपके बेटे और बहू आपको बुलाने आ चुके हैं, लेकिन आप हो कि घर जाने के लिए तैयार ही नहीं। अपने बेटे और बहू को यहाँ से भला बुरा बोलकर भगा देते हो। बताओ, क्या वजह है? आप क्यों नहीं जाना चाहते हो घर? अरे, इतने अच्छा बेटा और बहू तो बड़े किस्मत से मिलते हैं। बड़े भाग्यशाली हो आप। रामाधार जी कहते हैं, आप नहीं जानते हमारे भाग्य को कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ या अभागा हूँ। क्यों घर नहीं जाना चाहता? मैनेजर बोलते हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आज मेरी 40 साल की उम्र में यह ऐसा पहला केस है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धा आश्रम से जाने के लिए मना करता है। रामाधार जी अपने जीवन की कहानी बताने लगते हैं कि एक जमाना था जब मेरा एक परिवार हुआ करता था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बहू, हम सब मिलकर गांव में रहते थे। मैं अपने गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित किसान हुआ करता था। अपने ही जमीनों पर खेती किसानी करके मैं अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता। मेरे बेटे की रुचि नहीं थी खेतों में काम करने की। मैंने उसे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की खेतों में काम करने की। वह पढ़ लिख कर अफसर बना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और अपनी नौकरी के लिए मुंबई आ गया। मुंबई में रहते हुए उसने एक शहर की लड़की से शादी कर लिया। फिर वह मुंबई में ही बस गया। मैं और मेरी पत्नी गांव में रहने लगे। हम दोनों फिर भी खुश थे। मेरी पत्नी और मैं अपने खेती, अपने छोटे से घर और प्यारे से गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। इधर मेरे बेटे और मेरे बहू ने मुंबई शहर में एक किराए से रूम लेकर रहने लगे। मुंबई में जिस लड़की से मेरे बेटे ने शादी की थी, उसके बहुत ही अजीबो-गरीब शौक थे। पत्ते खेलना, क्लब जाना, खर्चे करना, शॉपिंग करना, सहेलियों के साथ घूमना-फिरना, ड्रिंक करना, ये सब उसके शौक थे जो हमारे गांव में आज तक हम लोग सिर्फ सुना करते थे। दोनों किराए के रूम में रहते थे, लेकिन वह किराए का मकान उस लड़की को छोटा पड़ता था। तो उस लड़की ने मेरे बेटे राजीव से बोला, राजीव, तुम्हारे गांव में सुना है कि बहुत खेत, मकान और जमीन है। तुम उन खेत और जमीनों को बेचकर शहर में एक अच्छा सा मकान क्यों नहीं ले लेते? तुम तो कहते हो कि तुम अपने पिता के इकलौते बेटे हो। तो राजीव ने बोला, नहीं सपना, मेरे पापा अपने गांव की जमीन और घर कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि वह पुश्तैनी हमारा सब प्रॉपर्टी है। मेरे पिताजी अपनी जिंदगी गांव में ही गुजारेंगे। उनके न रहने के बाद हम उस जमीन का सही उपयोग कर सकते हैं। सपना अपने पति राजीव की बात सुनकर कुछ सोचने लगी। फिर राजीव ने ही एक दिन कहा, सपना, यदि तुम्हें घर की जमीन, प्रॉपर्टी और सब कुछ चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ चलकर कुछ दिनों के लिए गांव में रहना होगा। मेरे माता पिता का दिल जीतना होगा। इसी बात पर दोनों एक बार दिवाली में मेरे घर आ जाते हैं। पोता आते ही दादी दादी और दादाजी कहकर हम दोनों के गले लगता है। हम लोगों से बहुत प्यार करता है। वहीं बहू आते ही सास के पैर छूती है, मेरे पैर छूती है, और घर में जो हम लोगों ने एक कामवाली लगा रखा था, उस कामवाली को वह यह बोल देती है कि चाची, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, हम इस घर में आ गए हैं, हम अपना सारा काम घर का कर लेंगे। बहू घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, गाय, भैंस
जितने भी रहते हैं सबकी सेवा करती है। मेरी पत्नी को लगता है कि मेरी बहू सपना मुंबई शहर की लड़की होते हुए भी कितनी संस्कारी और अच्छी है। शहर में भी अच्छे संस्कार के परिवार रहते हैं। वह अपने बहू के इस संस्कार को देखकर अपने मन के विचारों को बहुत गलत ठहरा रही थी। मुझसे कहती भी, राजीव के पापा, देखो हम लोग कितना गलत सोचते थे अपनी बहू के बारे में, कि ना जाने हमारा बेटा कैसी लड़की से शादी कर लिया है कि वह हमारे बेटे को फंसाकर मुंबई में रख ली है। कभी गांव नहीं आने देती। हम सब बिल्कुल गलत थे। बहू बेटा 1 महीने हमारे गांव में रहते हैं। वह गांव के घर में रहते हुए इतनी सेवा करते हैं कि हमें इतना सुख कभी नहीं मिला। फिर एक दिन बेटे से हम पूछ ही लेते हैं, राजीव बेटा, तुम मुंबई में कितना बड़ा घर लेकर रहते हो? राजीव मायूस सा चेहरा लेकर कहता है, बापूजी, मुंबई में सिर्फ 2 कमरे, एक हम सोने के लिए और दूसरे कमरे में हमारा खाना पीना बनता है। और कोई यदि कभी हमारे घर में आ भी जाए तो हम लोग उसे अपने बेडरूम में ठहराते हैं और हम किचन में। बड़ी दिक्कत होती है पापा छोटे से घर में। हाँ बेटा, दिक्कत तो होगी ही, 2 कमरे का घर, ऊपर से तुम 3 लोग, तुम्हारा बेटा भी है, तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? राजीव बोला, पापा, गांव में इतना जगह जमीन है, आप चाहो तो इसमें से कुछ बेचकर और शहर में एक अच्छा सा बड़ा मकान ले लेते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग की नौकरी तो वहीं करूंगा और आप लोग भी हमारे साथ वहीं चलना, वहीं रहना। इस उम्र में माँ से अब काम नहीं होता होगा और फिर सपना के रहते हुए माँ काम करे, यह हमें भी अच्छा नहीं लगता। 1 महीने से जब मेरी पत्नी अपने बहू के इतने सुखों को भोग चुकी थी, तो उसके भी दिल में इच्छा जाग चुकी कि जब बहू इधर गांव के काम में आकर इतना अच्छे से मदद कर रही है, तो जब मैं शहर जाऊंगा, तो शहर के कामों को तो बहू और अच्छे से कर लेगी और मुझे कितना सुख मिलेगा। यही कहकर मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि सुनिए राजीव के पापा, चलिए हम लोग अपने जमीन को बेचकर शहर में एक बड़ा सा मकान ले लेते हैं और हम सब अपने बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। इस उम्र में मेरी पत्नी को जीने की नई उम्मीद, नई खुशी देखकर मैं भी उसकी बातों को ना नहीं कर पाया और मैं गांव की अपनी जमीन बेच दिया। बेटे ने बोला, पापा, घर भी यहाँ से बेच दो, नहीं तो मकान पड़े पड़े गिर जाएगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं। मैं अपने एक गांव के मुखिया से बात किया। उनका और मेरा दोस्ताना रिश्ता था। उन्होंने मुझे मना भी किया कि दोस्त, इस तरह से गलती मत करो। जमीन बेच दिए तो ठीक है, अपना पुश्तैनी मकान मत बेचो। लेकिन मैं और मेरी पत्नी अपने बेटे और बहू के मोह में इस कदर अंधे हो गए थे कि हम लोगों ने गांव का सब कुछ बेच दिया और पैसे लेकर आ गए। बेटे ने मुंबई शहर में एक बहुत बड़ी सोसाइटी में फ्लैट लिया। उसने उस फ्लैट में हमें भी लेकर आ गया। हम लोग जब मुंबई शहर में रहने लगे, कुछ दिनों तक तो बहू हमारी सेवा बहुत अच्छे से करती। टाइम से खाना पीना, मान सम्मान, सब कुछ बहू देती। लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, 3 महीना ही बीता था कि एक दिन मेरी पत्नी सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि उसे लिफ्ट से चढ़ना और उतरना पसंद नहीं था। उसकी आदत नहीं थी, माने तो उसको डर लगता था। तो वह महीने में 1-2 बार ही नीचे आती। उस दिन उसका ऐसा किस्मत खराब था कि वह बोली, मुझे नीचे बैठना है, घर के अंदर रहकर मैं बोर हो गई हूँ। तो वह सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी। मेरे बहू का 5वें माले में फ्लैट था, लेकिन वह शुरू से ही 2-3 सीढ़ियां उतरी थी कि ना जाने उसका पैर कैसे फिसल गया और वह नीचे गिर गई। गिरते गिरते बेहोश हो गई। जब हम लोग देखे तो उसके घुटने, पैरों मुंह और सिर से खून बह रहा था। हम अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए। उसे काफी फ्रैक्चर आ चुका था। कमर, घुटने, गर्दन, हर जगह की हड्डियों में फ्रैक्चर आ चुका था।
काफी दवाइयां करवाने के बाद डॉक्टर ने मेरी पत्नी को बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। पहले तो मेरी पत्नी 3 महीनों तक बेटे बहू के घर में नौकरों की तरह काम किया करती थी। बहू ने यह बोल दिया था, मम्मी जी, यह घर आपका है। मैं और आपका बेटा राजीव मिलकर नौकरी संभालेंगे, तो आप घर का काम करेंगी, तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हमारा परिवार सुखी परिवार रहेगा। लेकिन जब मेरी पत्नी बेड में पड़ गई, तो मेरे बेटे और बहू ने उनके लिए दवाइयों के पैसे देने में भी कंजूसी करना शुरू कर दिए। मेरी बहू के रंग बदलते हुए नजर आने लगे। पहले तो जब उसकी सास घर के काम किया करती थी, तो वह अपने घूमने जाने का शौक, क्लब, पत्ते, सहेलियों के साथ किटी पार्टी, ये सारी चीजें आराम से कर पाती थी। और पूरा दिन उसके बेटे को मैं संभालता और मेरी पत्नी, हम लोग अब उस घर में आया और नौकर नौकरानी बनकर रह गए थे। दोनों बेटे और बहू मेरे अपनी जिंदगी ऐसे गुजारने लगे। मेरी पत्नी बेड पर पड़े पड़े अब एक गिलास पानी के लिए तरसने लगी। मेरी पत्नी बाहर से खाना मंगाकर खाती और मेरा बेटा भी उसी के साथ उसी की बातों पर लगा रहता। जैसा मेरी बहू करती वैसे मेरा बेटा करता। अब अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। मैं पत्नी को दवाइयां देता, खाना देता। कभी मेरी बहू मेरी पत्नी की सेवा करने नहीं पहुंची। मैंने एक दिन बोल भी दिया कि बहू, तुम जब गांव से लेकर आई हो और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है, तो तुम मेरी पत्नी को खाना बनाकर भी नहीं देती। तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। हमारा गांव का घर जमीन बिचवा कर हमें बेघर कर दिया है। लेकिन यह मत भूलो, यह मुंबई का फ्लैट आज भी मेरे पत्नी के नाम है। सपना नशे में थी, ड्रिंक करके आई थी। उसने जोर जोर से हंसते हुए बोला, बाबूजी, आप किसी गलतफहमी में मत पड़ो। यह फ्लैट आपकी पत्नी के नहीं, मेरे नाम पर है। राजीव ने आपके साथ धोखा किया था। माँ जी से उन्होंने किसी दूसरे पेपर में साइन करवा लिया था। असली एग्रीमेंट में साइन तो मैंने किया था और मेरी फोटो लगी है। यह बात सुनकर रामाधार जी के तो जैसे पैरों तले जमीन सरक गई। मेरे बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे ही पैसे पर फ्लैट लेकर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। सपना बोली, बाबूजी, मैं चाहूं तो आपको, आपके बेटे को और आपकी पत्नी को अभी के अभी इस घर से निकाल सकती हूँ। इस फ्लैट की मालकिन मैं हूँ। रामाधार जी अपनी पत्नी के मुंह की तरफ देखते हुए चुप रह गए कि इस तरह से बीमारी की हालत में यदि इसने निकाल दिया, तो हम अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन उनकी पत्नी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाई। इस दुनिया को छोड़कर चली गई, दवाइयों और पैसों की कमी के कारण। रामाधार जी पत्नी के जाने के बाद बहुत उदास और परेशान अकेले हो गए। उनकी कोई सेवा करने वाला तो था नहीं। ऊपर से उनसे बहू घर के सारे काम करवाती, पूरा दिन बच्चे संभालने को देती। लेकिन रात को भी वह बच्चे को अपने पास नहीं रखती थी। बच्चा रोता तो रामाधार जी को बुलाकर बोलती, बाबूजी, इसे थोड़ा घर के बाहर टहला कर लाओ। तो मैं सीढ़ियों से उतर और चढ़कर बच्चे को नीचे लेकर आता। मेरे जीवन की दुर्दशा चालू हो गई थी। सुबह से उठकर घर में झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता, एक नौकर की तरह मैं काम करता। मेरी बहू आर्डर देती और मेरा बेटा राजीव यह सारी बातें देखता रहता। वह अपनी पत्नी के सामने एक शब्द नहीं बोलता कि सपना, यह इस घर के नौकर नहीं, मेरे माता पिता हैं। एक दिन बहू ने घर में किटी पार्टी रखा था। मैंने घर के सारे काम किए, बच्चे को संभालता रहा। बहू की सहेलियों ने जब पूछा कि यह तुम्हारा नौकर कितना अच्छा है, तुम्हारे बच्चे को कितने अच्छे से संभालता है, तो बहू ने उनसे बोल दिया कि हाँ, यह नौकर पूरा दिन बच्चे को भी संभालता है और घर के सारे काम करता है, ईमानदार भी है। तो उसकी किसी सहेली ने बोला कि पार्ट टाइम के लिए मेरे घर में भी भेज दिया करो। तो बहू मुझे उनके घर काम करने के लिए भेजने लगे। हद हो गई थी जब उस लालची औरत ने मेरे काम के बदले अपनी 3 सहेलियों से पैसे ले लिए। उसने बोला,
कि हम 20-20 हजार रुपए महीने लेंगे और यह घर के काम निपटाने के बाद तुम लोगों के घर में काम करने आ जाया करेंगे। लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं घर के काम करूं और फिर दूसरों के घर में भी जाकर काम करूं। इसीलिए एक दिन मैं चुप सुबह जब बहू बेटे सो रहे थे, तो मैं उस घर से निकल गया। मुझे किसी भले इंसान ने इस वृद्धा आश्रम का पता बताया, तो मैं इसमें आकर रहने लगा। आप ही बताइए मैनेजर साहब, मैं उस घर में कैसे जाऊं, जहां मेरे उम्र और मेरे शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। मैनेजर साहब रामाधार जी की बातें सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। वह बोले, आप ठीक कर रहे हैं रामाधार जी, आप उस घर में मत जाइए। आपके बहू बेटे इस बार आपको बुलाने आते हैं, तो उनको जवाब मैं दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। फिर जब तीसरे दिन फिर से रामाधार जी के बेटा और बहू उनको बुलाने आते हैं, चलो बाबूजी, हम आपको बुलाने आए हैं। बड़ी मुश्किल से तो आपका पता मिल पाया है कि आप इस वृद्धा आश्रम में जाकर रुके हुए हैं। अरे आपका पोता आपके लिए कितना रोता है, आपको याद करता है। आपको मेरी नहीं तो अपने पोते की तो याद आनी चाहिए थी ना। मैनेजर ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने डांटते हुए बोला, आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने बूढ़े माता पिता से इस तरह से व्यवहार करने की? रामाधार जी की इच्छा नहीं है जाने की, तो उनके साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वह तुम लोगों के गुलाम नहीं है। तुम लोग ठहरो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ कि तुम अपने माता पिता को परेशान करते हो, उन्हें दूसरों के घर में बेचकर मजदूरी करवाते हो। इतनी बातें सुनकर सपना डर गई। उसने बोला अपने पति से, राजीव चलो यहाँ से। तुम्हारे बाप को जब नहीं जाना अपने घर, तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं पड़ी है। मैं क्यों उन्हें बेचूं, क्यों लेकर जाऊं? सपना के सपना ही रह गया उसे अपने ससुर को अपने घर में नौकर बनाकर रखने की। उस दिन के बाद रामाधार जी का वही वृद्धा आश्रम एक सहारा रह गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। रामाधार जी अपनी जान बचाकर वृद्धा आश्रम चले गए, तो क्या उन्होंने सही किया या गलत? रामाधार जी अपने गांव का घर मकान बेचकर अच्छा किए या गलत? यह अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी वीडियो में जाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।